हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 16 फेब को जो आरआरबी एएलपी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका 40 जीके जीएस क्वेश्चन और भी सारा शिफ्ट का आपको एनालिसिस आने वाला है चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस सेशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, वेयर वॉज द जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो एक तो आपका यही क्वेश्चन बन जाता है कि साइक्लोन 2025 किस दो कंट्री के बीच का एक्सरसाइज है। तो इंडिया और इजिप्ट हो जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं आप, जोधपुर राजस्थान, कायरो इजिप्ट, औंध पुणे, उमरोई मेघालय। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर राजस्थान महाजन फायरिंग रेंज में ये एक्सरसाइज हुआ था साइक्लोन 2025। उमरोई मेघालय में भी एक एक्सरसाइज हुआ है, मैत्री 14। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डिटेल इससे। तो 14 दिन का एक्सरसाइज था, 10 फरवरी 2025 से शुरू हुआ और 23 फरवरी 2025 को कंक्लूड किया गया। काउंटर टेररिज्म के लिए ये ऑपरेशन था, खासकर जो डेजर्ट एरिया में काउंटर टेररिज्म होता है उसके लिए एक्सरसाइज था। इजिप्ट के लिए भी ये एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूडान, साउथ सूडान वाले एरिया तरफ काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म होता है और उधर काफ़ी डेजर्ट एरिया भी है, ठीक है, इसलिए। 14th एडिशन जो आपका इंडिया थाईलैंड का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, मैत्री 14, वो उमरोई मेघालय में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उमरोई मेघालय में किन दो कंट्री के बीच में मैत्री 14 हुआ था। तो इंडिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा आर देयर इन द एस्टिमेट कमिटी एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी रेस्पेक्टिवली। 0 and 7, 7 and 22, 0 and 15 या 22 and 7। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 0 and 7। तो एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होते हैं, सारे के सारे जो है 30 मेंबर एस्टिमेट कमेटी के वो लोकसभा से होते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 7 मेंबर जो है आपके राज्यसभा से होते हैं, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये कमिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो कमिटी है, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें कोई मिनिस्टर पार्ट नहीं ले सकता है, इसमें कोई मिनिस्टर नहीं आ सकता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करेंगे कि चेयरमैन किसको बनाना है। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर जो है वो लोकसभा से ही जाएंगे और हर साल एस्टिमेट कमेटी का चयन होता है, ठीक है। ऑल 30 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। मेथड क्या होता है इलेक्शन का, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, वैसे ही आपका ये एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स का भी चयन होता है, ठीक है। 1 साल के लिए बनाया जाता है एस्टिमेट कमेटी। मिनिस्टर्स एलिजिबल नहीं है इस कमेटी में। अमित शाह जो है वो आपका एस्टिमेट कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। अब ये जो है आपका एस्टिमेट कमेटी करता क्या है, तो एस्टिमेट कमेटी जो बजटरी ग्रांट्स होता है, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को दिया जाता है पैसे खर्च करने के लिए आने वाले बजटरी ईयर में, उस पे ये ओपिनियन ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एस्टिमेट को ध्यान देता है। अब देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में, अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये दोनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों में भी कोई मिनिस्टर ये मेंबर नहीं बन सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोकसभा से मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा से, मतलब टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। पहली बार इसको स्टैब्लिश किया गया था 1921 में और ये 1967 से ही जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसको ओपोजिशन का कोई मेंबर लीड करेगा। ओपोजिशन का ही कोई जो एमपी होगा वो आपका चेयरमैन बनेगा। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा आपका कन्वेंशन चला आ रहा है, ठीक है।
अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो जो ये आपका एनुअल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कैग, उसको एग्जामिन करने का इसका काम होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैन नॉट एग्जामिन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्टली उठ के एग्जाम में आ जाएगा। और इस कमेटी को वॉचडॉग ओवर पब्लिक फाइनेंसेस भी बोलते हैं, कि जो पैसा खर्च हो गया, जो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, खर्च होने के बाद का ये असेसमेंट देता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 2G स्कैम भी आपका इसी के वजह से एक्सपोज हुआ था, पब्लिक अकाउंट कमेटी के वजह से ही। अब देखते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जितना भी ऊपर का प्रोविज़न है ना, पहले का प्रोविज़न, सेम प्रोविज़न यहाँ पे भी है। आपका ये 22 मेंबर होगा, 15 लोकसभा का और 7 जो है आपका राज्यसभा का, कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। और ये क्या करता है, तो जितना भी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि 4th शेड्यूल में मेंशन है, ये ROP COB में, मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसका रिपोर्ट को ये एग्जामिन करता है। और ये जो रिपोर्ट है कौन देता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये PSUs के ऊपर रिपोर्ट देता है, और वही रिपोर्ट को कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन करता है। ध्यान रखना है, इसका भी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है हाउस के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कनकेव मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस F and center of curvature C, what will be the characteristic of the image found? At C, real and diminished; beyond C, real and enlarged; at F, virtual and erect; behind the mirror, virtual and enlarged। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सी के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, रियल इमेज बनेगा और इनलार्ज बनेगा, और ध्यान रखना है इन्वर्टेड भी बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हो तो फोकस पे जो है आपका इमेज बनेगा, और ये जो इमेज का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और इमेज का नेचर क्या होगा, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है, पहले रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा, तो सेंटर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज का साइज छोटा होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड मतलब ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ये पॉलिश सरफेस है, ये आपका हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड मतलब ऐसे बनेगा इमेज, ठीक है, ऐसे इमेज बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ये रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, इनलार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत ही ज़्यादा लार्ज बनेगा, हाईली इनलार्ज। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो यही एकमात्र कंडीशन ऐसा है कॉनकेव मिरर में जहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब इस साइड पे बनेगा इमेज, और इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है, इस साइड पे बनेगा। अब देख लेते हैं कनकेव मिरर का, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, कन्वेक्स मिरर से है तो कनकेव से भी आ सकता है। इन्फिनिटी पे अगर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के दूसरे तरफ बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एसिडिटी इंक्रीजेज इन द स्टमक,
Which substance is used as an antacid? Sodium chloride, magnesium hydroxide / milk of magnesia, पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं अगर स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाता है तो। ठीक है, ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका एंटासिड है। ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बेस है और एसिड और बेस जब भी मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद रखना है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली एंड चूज द राइट ऑप्शन। क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम, स्क्वामस इपिथेलियम। अब इसको मैच करना है स्किन, किडनी ट्यूब्यूल्स या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। तो 1 का 2 देखिए कहाँ पे है, तो बी और डी में होगा कोई आंसर। अब देखते हैं कॉलमनर इपिथेलियम कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्क्वामस इपिथेलियम जो है वो स्किन में होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 का 2, 2 का 3 एंड 3 का 1। ठीक है, आंसर बी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। तो इपिथेलियम टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और उनका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। जैसा स्किन कैसे सिक्रीट करता है ट्रांसपीरेशन की हेल्प से, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वैसे ही। और अब देखते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम के बारे में। तो ये क्यूब शेप का होता है और ये मेनली किडनी में पाया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में या डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। कॉलमनर एपिथेलियम देखते हैं। तो ये टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस कॉलमनर एपिथेलियम का, नाम से ही पता चला है कॉलम। इट इज़ फाउंड इन द प्लेस वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस आर हाई, मतलब स्किन पे पाया जाता है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन यहाँ पे होता है विली में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है, जहाँ से आपका सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होता है। स्क्वामस एपिथेलियम देखते हैं। द सेल आर फ्लैट एंड थिन। स्क्वामस एपिथेलियम फ्लैट होता है और काफ़ी पतला होता है, और ये जो है आपका मल्टी लेयर्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारा लेयर इसका प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्किन जो है ऑर्गन्स का वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है स्क्वामस एपिथेलियम, और जो भी आपका ऑर्गन में वियर एंड टियर होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो वेयर इज सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड, तो इसका आंसर है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो ट्रेकिया होता है हमारा, वहाँ पे आपका सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का, तो जो भी आपका म्यूकस है या डर्ट पार्टिकल्स है वो आपका विंड पाइप में जाने से रोकता है। फैलोपियन ट्यूब वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे भी आपका सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीलिया कहते हैं। सीलिया का हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, तो ये ब्लड जो है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, तो लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। डिफरेंस याद रखना है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करने में जो लिगामेंट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और बोन का जो जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। विच टिश्यू कॉजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, तो ये कॉलिन काइमा जो है वो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कॉलिन काइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज दिस इन्फर्ड। When sugar is dissolved, the water level rises. When sugar is dissolved, there is no effect on the water level. Sugar crystals start floating in water.
द कलर ऑफ वाटर चेंजेस इमीडिएटली अपॉन डिजॉल्विंग शुगर। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जब चीनी को पानी में मिलाते हैं तो पानी का लेवल राइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चीनी आपका सॉल्यूट है जो, और वाटर आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में मिलाया जाता है आपका ये में, सॉल्वेंट में। ठीक है, चीनी या नमक को अगर आप पानी में मिलाइएगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा और उसका लेवल राइज नहीं होगा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा वो। ट्रू या होमोजीनियस सॉल्यूशन हिंदी में है लिखा हुआ है यहाँ पे, वही सेम क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए रोक करके एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग, it destroys the cilia present in the respiratory tract, it increases the level of hemoglobin in the blood, it makes the alveoli of the lung stronger। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हेयर लाइक टिश्यू सीलिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्रेकिया में, तो उसको आपका स्मोकिंग इफेक्ट करता है। सीलिया का काम क्या है? तो सीलिया जो है वो आपका ये इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है ट्रेकिया के। इसका फंक्शन है डस्ट पार्टिकल, म्यूकस मतलब बलगम, या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंग्स तक जाने से पहले ही रोक देना, मतलब पुश कर देना, बाहर निकाल देता है। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल जो है सिगरेट में वो डिस्ट्रॉय और पैरालाइज कर देता है सीलिया टिश्यू को। अगर सीलिया डैमेज हुआ तो स्मोकर कॉफ्स नाम का ये कंडीशन आ जाता है, स्मोकर्स कॉफ। हिंदी में वही सेम क्वेश्चन है, धूम्रपान आपके श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, या श्वसन मार्ग के मौजूदा सीलिया को नष्ट कर देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट for 2 seconds and the acceleration due to gravity g is 10 meter per second square, what will be the average velocity? तो ये आपका ये एक फॉर्मूला है, 10 मीटर पर सेकंड होगा। फॉर्मूला क्या है? तो v इक्वल यू प्लस AT होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो GT लिखेंगे। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड दिया है, टाइम दिया है 2 सेकंड का, तो वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका v जो है आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, तो 0 प्लस फाइनल हो जाएगा आपका 20 बाई 2, तो 10 मीटर पर सेकंड जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। काइनेमेटिक्स का कुछ और भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल यू प्लस AT। v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t है टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या हाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो h इक्वल यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर, या इसको लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। मैक्सिमम हाइट हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2G, और टाइम ऑफ एसेंट स्लैश डिसेंट हो जाएगा u बाई G, इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्लाइट का टाइम कितना हो जाएगा? तो t इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछ देता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। ये 3 तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। v इक्वल यू टी प्लस GT, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये 3 फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्राइमरली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? ऑप्शन ए, ओनली ऑन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
ऑप्शन बी ऑन द मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी ओनली ऑन द शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी बोला है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मास जी और एच तीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इफ ऑक्सीजन इज completely removed or its supply is cut off the cell, what will be the primarily effect on the cell? A. The rate of osmosis will increase immediately. The cell membrane will rupture. Active transport will stop, but osmosis can continue. The cell will immediately swell and burst. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाएगा लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो चलता रहेगा। ऑस्मोसिस एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ठीक है। ये क्या करता है, इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी एनर्जी फ्रॉम द सेल। ऑस्मोसिस प्रोसेस होने के लिए एटीपी का ज़रूरत नहीं पड़ता है सेल के अंदर, और इसीलिए अगर एटीपी प्रोडक्शन कम भी होता है तो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का रोल क्या है, तो ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल है एटीपी बनाने के लिए सेल में। क्योंकि रेस्पिरेशन के ही प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए, ठीक है। और एटीपी क्या करता है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें कि एनर्जी यूज़ होता है पंप करने के लिए मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही होता है कि ऑस्मोसिस कंटिन्यू रहता है क्योंकि ऑस्मोसिस जो है आपका एटीपी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आयोनिक बैलेंस गड़बड़ा जाता है सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में है, वही सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हमारा सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मैटर बी डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन। तो ऑप्शंस देखते हैं, सैंड वाटर सॉल्यूशन, चॉक वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन या स्टार्च वाटर सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन आपका, सैंड वाटर सॉल्यूशन आपका कोलॉइड हो जाएगा, नहीं हाँ कोलॉइड हो जाएगा। स्टार्च वाटर सॉल्यूशन आपका सस्पेंशन। यहाँ देखते हैं, पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो उसे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलॉइड में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो उसे कोलॉइड बोलते हैं, और सस्पेंशन अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे सस्पेंशन कहते हैं। कोलॉइड जो है आपका स्टार्च और वाटर का सॉल्यूशन था ना, तो उसको कोलॉइड बोलेंगे, और सैंड वाटर का जो है सॉल्यूशन उसको सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, पूरी तरह से घुल जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, जैसे कि चीनी और पानी, नमक और पानी। लेकिन कोलॉइड जो है वो पूरी तरह से पानी में नहीं घुल पाता है, सस्पेंशन भी पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। तो ये दोनों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। पार्टिकल का विजिबिलिटी नहीं ना के बराबर होता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज है। कोलॉइड में भी आपका नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन कोलॉइड में दिख जाएगा, और सस्पेंशन में तो क्लियरली विजिबल होगा। जैसे कि मड मिला दिया पानी में, मड थोड़ा देर बाद सेटल हो जाएगा नीचे, तो आपको सस्पेंशन सॉल्यूशन आराम से दिख सकता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन में। अब अगर आप चीनी को मिला जगह पानी में तो फिल्टर पेपर से आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं।
कोलॉइड में भी नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप अलग नहीं कर सकते हैं, स्पेशल फिल्टर पेपर लगेगा। और सस्पेंशन में पॉसिबल है फिल्टर पेपर से अलग अलग कर देना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए तो शुगर वाटर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, मिल्क और फॉग आपका कोलॉइड का एग्जाम्पल है, और सस्पेंशन है आपका सैंड प्लस वाटर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और भी सेशंस आने वाले हैं एनालिसिस के, तो आपका RRB NTPC में भी बहुत हेल्प हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।